नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। आज हम देखने वाले यहाँ पर सीटेट ऑनलाइन एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए प्रीवियस ईयर में विज्ञान विषय से संबंधित, गणित विषय से संबंधित प्रश्नों का समावेश। यहाँ पर आज जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं ये क्वेश्चन पेपर सेकेंड के लिए रहेंगे और सब्जेक्ट यहाँ पर गणित या विज्ञान रहेगा और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान की भी हमारी सीरीज चल रही है, तो उसमें भी आपको वीडियो जल्द मिलने वाले हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ पर आज के हमारे विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की और ये प्रश्न आपको आने वाले सीटेट एग्जाम दिसंबर 2022 के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। यदि आप सीटेट फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जरूर तैयार कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से कौन कॉलम ए और बी में दिए गए विटामिनों के कॉलम का बी में दिए गए प्रकारों के साथ में सही मिलान दर्शा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ कॉलम दे रखे हैं और इन कॉलमों में हमसे ये पूछा है कि इसमें कौन सा यहाँ पर सही मिलान रहेगा। तो देखिए यदि हम यहाँ पर सबसे पहले मिलान को देख लेते हैं और फिर हम इनके कार्यों के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर विटामिन हमारा जो ए होता है, तो विटामिन ए जो होता है जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं और इसका जो कार्य होता है ये हमारी आंखों के लिए और साथ ही साथ हमारी त्वचा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ए का मिलान हमारा यहाँ पर हो जाता है दूसरे कथन से, जो कि हमारी त्वचा और आंखों की देखभाल के लिए, स्वस्थ रखने के लिए माना जाएगा। विटामिन सी जो होता है ये हमें कई रोगों से लड़ने में मदद करता है, यानी कि ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है उसमें वृद्धि करता है विटामिन सी। विटामिन डी की बात करें तो ये हड्डी और दांतों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और कैल्शियम के उपयोग में शरीर को मदद करता है। और विटामिन बी जो होता है शरीर की कोशिकाओं को उपयुक्त कार्य को स्वस्थ रखने में बनाने में मदद करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कर देंगे इनका मिलान। तो यहाँ पर यदि हम विकल्पों को देखें तो देखिए ए वाले को मिलाया हमने यहाँ पर दूसरे वाले से और साथ में सी वाले को मिलाया है यहाँ पर विटामिन सी को, ये थर्ड से है ना। तो इसके लिए जो सही उत्तर रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि होगा ए वाले का दूसरा, बी वाले का तीसरा, सी वाले का फर्स्ट और डी वाले का चौथा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका मिलान जो रहेगा वो हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया है। तो यहाँ पर पत्तियां कांटों के रूप में होती है, तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है, तने पर एक मोटी परत होती है, जड़ें समीप होती है। इसमें सही समुच्चय को पहचानना है, यानी कि चार कथन यहाँ पर दे दिए हैं और जो कि कैक्टस के ऊपर है और इनमें से सही कौन सा है। तो यदि हम देखें तो विकल्प के अंदर तीन यहाँ पर दे रखे हैं, तो ABC सही है या BCD या फिर ACD या फिर है ABD। तो अब यदि हम देखें तो यहाँ पर हम इसी के माध्यम से थोड़ा सा इसको समझते हैं कि कैक्टस जो होता है वो निश्चित रूप से एक मरुस्थलीय पौधा होता है ना। और उसकी जो पत्तियां होती है, मरुस्थलीय पौधे होने के कारण से पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर पहला जो वाला जो रहेगा ये बिल्कुल सही रहेगा। तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है, तो ये भी इसमें सही रहेगा कि तना जो होता है वो रसदार होता है, नहीं कि थोड़ा सा मुलायम वाला होता है, और पत्ती का कार्य भी करता है क्योंकि तना हरा होता है उसका, और तने पर एक मोटी परत भी रहती है, ये भी इसमें सही है। अब जड़ें सतह के समीप होती है, ये इसमें गलत है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो बनता है वो बनता है इसमें A, B और C के रूप में हमारा उत्तर बनेगा। चलिए, और इसके लिए हमारा ABC के रूप में जो उत्तर होगा वो इसमें यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो पहला विकल्प इसमें उत्तर रहेगा। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न भी काफी मजेदार प्रश्न यहाँ पर है। कोई तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके जल में घुलनशील यौगिक बनाता है और जो नीला लिटमस को लाल कर देता है, और इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो ये तत्व कौन सा है। अब देखिए यदि हम यहाँ पर एक तत्व की बात करें जो कि कैल्शियम होगा, वायु से यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल में घुलनशील यौगिक भी बनाता है। तो ये यहाँ पर जल में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये चूना बन जाता है, जिसे हम चूना कहते हैं, और इसके अंदर यहाँ पर कैल्शियम था। और यदि हम इसे जल में घोलते हैं तो यहाँ पर
जल में घोलने पर ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ठीक है ना, ये यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक प्रकार का क्षार होता है, यानी कि ये एक क्षारीय पदार्थ होता है जिसे हम बूझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो यदि हम यहाँ पर बात करें कि ये जो बूझा हुआ चूना होता है ना, अब इसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस परीक्षण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कि चूने में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भेजते हैं तो उसका रंग परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये तत्व यहाँ पर जो रहेगा ये कौन सा रहेगा, तो यहाँ पर ये तत्व होगा वो निश्चित रूप से यहाँ पर कैल्शियम तत्व रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा ये यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा, है ना। और ये लाल लेटमस को नीला भी करता है क्योंकि एक क्षारीय पदार्थ है और क्षारीय पदार्थ लाल को नीला कर देते हैं। तो फर्स्ट विकल्प इसमें यहाँ पर उत्तर होगा। स्तंभ ए और स्तंभ में दी गई शरीर की गति को स्तंभ बी में दी गई गति के लिए उत्तरदायी जोड़ों से मिलान कीजिए। कहने का मतलब है कि जो हमारे ज्वाइंट होते हैं, जहां पर संधियां रहती है, जहां पर अस्थियों की संधि रहती है, तो उनका यहाँ पर कॉलम बनाकर दिया है। तो क्रिकेट की गेंद फेंकना ये एक गति हुई और इस गति में हमारी कौन सी संधि जो होती है वो कार्य करती है। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि पहले इसमें उत्तर का मिलान कर लेते हैं और फिर इसको यहाँ पर देखते हैं। तो क्रिकेट की गेंद फेंकना, तो इसमें जो हमारी संधि रहती है वो रहती है गेंद और उलखल संधि। तो यहाँ पर इसका मिलान हो जाएगा चौथे वाले से। सिर को बाईं या दाईं दिशा में घुमाना, तो ये हमारे सिर की जो संधि होती है धुराग्र संधि से कहा जाता है और इसके लिए यहाँ पर धुराग्र संधि हो जाएगा। कोहनी की गति की बात करें तो कोहनी के लिए यहाँ पर कोर संधि हो जाएगी ये, और हंसते हुए ऊपरी जबड़े की गति, तो ये हमारी अचल संधि हो जाएगी। तो डी वाला यहाँ पर तीसरे से मिल जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमारा जो विकल्प एक होगा ये यहाँ पर रहेगा। तो विज्ञान के अंदर क्या है कि इस प्रकार के प्रश्न जो मिलान करने से संबंधित हैं ये बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट विकल्प इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक व्यक्ति में रुद्ध विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना और त्वचा की बीमारियां हैं, तो यह निम्न में से किसकी कमी के कारण से हो सकता है। तो यहाँ पर वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज, तो ये सब जो लक्षण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये देखने को मिलेंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड जो कि होगा यहाँ पर प्रोटीन। चलिए आगे अगला प्रश्न आता है। यहाँ पर फिर मिलान से संबंधित प्रश्न है और यहाँ पर पौधों का स्तंभ बी में दी गई उनकी प्रजनन विधि से मिलान करना है। जैसे सेवाल है तो इसमें कौन सी विधि से प्रजनन होता है, और दूसरा फफूंद है, फफूंद में कौन सी विधि से प्रजनन होता है। इस प्रकार से इनका मिलान यहाँ पर करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम पहले देख ले तो ज्यादा हमें समझने में आसानी होगी, क्योंकि आप विकल्प और प्रश्न जो थोड़े से हैं वो अलग अलग जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें शैवाल की, तो शैवाल के अंदर जो प्रजनन की विधि होती है वो यहाँ पर रहेगा विखंडन के द्वारा, है ना। तो शैवाल का प्रजनन यहाँ पर हो जाता है विखंडन, सॉरी ये यहाँ पर होगा विखंडन। और फफूंद की बात करें तो फफूंद जो होता है इसमें बीजाणुओं का बनना, ये हो जाएगा पहला। और डहेलिया जो है ये हो जाता है यहाँ पर जड़ों के द्वारा, ऑप्शन फोर्थ इसके लिए। और डी शरीर, कैरेक्टर जो होता है शरीर के भाग का अलग होना यानी कि विलग्न होने के कारण से इनमें प्रजनन हो जाता है। तो इसके लिए हमारा जो विकल्प नंबर इसमें रहेगा, इस प्रकार से हम देखें तो देखिए शैवाल विखंडन, तो ए वाले का दूसरा है, तो ये हमारा ए वाले का दूसरा इसमें आता है। और साथ में फफूंद है, फफूंद का बीजाणु बनना, तो बी वाले का यहाँ पर फर्स्ट है। तो इसके लिए हमें विकल्प नंबर देखिए 4 इसमें जो रहेगा विकल्प नंबर 4 ये हमारा इसमें उत्तर रहेगा, क्योंकि उधर हमारा विकल्प जो है वो मैच नहीं कर रहा था बी वाले फर्स्ट से। तो बी का फर्स्ट ये रहेगा और थर्ड का जो है वो फोर्थ रहेगा, तो थर्ड का ये सी वाले का फोर्थ हो गया और डी वाले का यहाँ पर थर्ड हो गया। तो इस प्रकार से हम इनका मिलान इसमें कर देंगे। आगे देखिए फिर एक नया प्रश्न यहाँ पर है, ये भी मिलान से संबंधित है। काफी प्रश्न से संबंधित यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दे रखा है नीचे कुछ पदार्थ प्रयोगशाला में और उनके भंडारण की विधियां दे रखी है और सही उत्तर का मिलान कीजिए।
सोडियम धातु को हम रखते हैं मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन के अंदर, तो सोडियम धातु हो जाता है केरोसिन से। फास्फोरस जो है इसको रखा जाता है जल में, ये हो जाएगा जल में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये रखा जाता है प्लास्टिक की शीशी के अंतर्गत, और पारा जो रखा जाता है ये रखा जाता है कांच की शीशी में। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इनके जो मिलाने का क्रम रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। देखिए थोड़ा सा विकल्पों को देखते हैं, तो सोडियम ए को हमने यहाँ पर मैच किया है केरोसिन की मिट्टी के तेल से, तो ये इसमें देखने को मिल रहा है। फास्फोरस जो है इसे हमने मैच किया है यहाँ पर जल से, बी वाले को तीसरे से, ये भी सही है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की गुटिकाएं ये सी वाला दूसरे से, ये भी इसमें सही है। और डी वाला पारा जो है ये फर्स्ट से। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प होगा वो बनेगा इस प्रश्न के लिए यहाँ पर उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, सृजन ने एक मैराथन में भाग लिया, यद्यपि वह नियमित रूप से सैर नहीं करता, किंतु तेज दौड़ने से उसकी टांगों में ऐंठन हो गई, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी मांसपेशियों में ए आंशिक रूप से बी में टूट गया, और गर्म जल उसमें पर पैर रखने से उसकी इस अवस्था में सुधार हुआ, क्योंकि बी पूर्णतः सी तथा डी में टूट गया। और यहाँ पर ए, बी और सी डी क्रमशः क्या है। तो देखिए यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ पर क्रम से क्या है ये हमें इसमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए अब विकल्प को देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसमें जो हमारा उत्तर रहेगा वो रहेगा ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। देखिए ये पदार्थ ए था यानी कि ग्लूकोज था, और ग्लूकोज का जब थोड़ा सा अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि जब हम तेजी से कोई कार्य करते हैं तो हमारा ग्लूकोज जो होता है वो आंशिक रूप से अपघटित होता है, और उसका जो अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उसको परिवर्तित हो जाता है ऑप्शन बी वाले पदार्थ यानी कि लैक्टिक अम्ल में। और लैक्टिक अम्ल जो होता है ये जब हम लैक्टिक अम्ल में इसको बदलते हैं और जल उष्मक पर उसका पैर रखने से उसकी अवस्था में सुधार होता है, तो यहाँ पर जो लैक्टिक अम्ल होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। तो ये यहाँ पर सी हो जाएगा और ये यहाँ पर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प नंबर 3 जो होगा वो हमारा उत्तर इसमें बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा खाद्य का कार्य नहीं है। मृदा की संरचना को सुधारना, मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना, और मृदा में बीजों की वृद्धि के लिए पोटिका प्रदान करना, मृदा की जल प्रतिधारक क्षमता को सुधारना। तो देखिए मृदा की संरचना को सुधारना, पोषक तत्वों की पूर्ति करना, मृदा की जल प्रतिधारक क्षमता सुधारना, ये सभी कार्य होते हैं। और ये थर्ड वाला जो होगा ये इसमें नहीं होगा खाद्य का कार्य। तो इसमें उत्तर हमारे लिए बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, है ना, क्योंकि हमसे खाद्य का कार्य नहीं पूछा है। तो 3 तो कार्य हैं पर एक इसमें नहीं है, और यही हमारे प्रश्न का उसमें उत्तर रहेगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा उन मानव रोगों का समुच्चय है जो एक विषाणु के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है उसको, उन रोगों के समूह को जो मानव के अंदर विषाणु के माध्यम से होते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखें, क्षय रोग है, खसरा है, हैजा है, पोलियो, और हेपेटाइटिस है, खसरा, पोलियो, चेचक, हैजा, टाइफाइड, और हैजा, क्षय रोग, हेपेटाइटिस ए और खसरा। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा वो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें हेपेटाइटिस, खसरा, पोलियो, चेचक ये रोगों का वो समूह है जो कि मानव के अंदर विषाणुओं के माध्यम से होने वाला रोग होता है ना। तो यहाँ पर ये हमारा इसमें उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यहाँ पर फिर मिलानों से संबंधित यानी कि कॉलम से संबंधित है, और यहाँ पर फिर हमें इनके जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं और उनके उपयोग हैं उनका मिलान इनसे करना है। तो चलिए इनके मिलान की यदि हम बात करें तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कोक जो होता है, तो कोक का उपयोग जो होता है ये किया जाता है स्टील के निर्माण में, है ना। और कोलतार जो होता है इसका उपयोग होता है इत्र, खुशबू, विस्फोटक के प्रयोग में। कोल गैस जो होता है इसका उपयोग किया जाता है उद्योगों में ईंधन के रूप में। और बिटुमिन का उपयोग होता है सड़कों पर परत बिछाना यानी कि सड़कों के निर्माण में। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो फर्स्ट वाला यहाँ पर 4th से मिल रहा है, और बाकी बी वाला फर्स्ट से, सी वाला सेकंड से, और डी वाला यहाँ पर 3rd से, है ना। तो एक ही यहाँ पर बन रहा है विकर्ण के रूप में, बाकी हर एक अपने से एक ऊपर की ओर मैच कर रहा है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो उत्तर होगा ए वाला 4th से मैच कर रहा है, बी वाला 1st से,
और सी वाला सेकंड से, डी वाला थर्ड से। तो पहला ही विकल्प इसमें बन रहा है उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। फिर यहाँ पर दे रखा है मिलान से संबंधित कौन सा समुच्चय मिलान को निरूपित करता है। यहाँ पर रेसे, और यहाँ पर रेसे कौन से भाग से पौधों के उत्पन्न होते हैं, ये इसमें हमें दे रखा है। तो देखिए सन जो होता है, यहाँ पर ये पौधे दे रखे हैं और यहाँ पर हमें देखना है कि जो सन होता है, तो सन जो होता है ये तने से प्राप्त होने वाला भाग होता है पौधे के, है ना। तो यहाँ पर सन जो होता है ये तने से प्राप्त होगा, कपास पुष्प से प्राप्त होगा, रेशम जो होता है ये कृमि कोश से प्राप्त होता है ना। और डी यहाँ पर नारियल का रेशा जो है वो यहाँ पर रहेगा छिलका। तो इस प्रकार से इनका मिलान रहेगा। और इसके लिए हम विकल्प को देखें तो इसमें हमारा ए वाले का फोर्थ है, ये बी वाले का यहाँ पर देखिए थर्ड है, तो ये बी वाले का थर्ड होगा, सी वाले का यहाँ पर सेकेंड है, तो सी वाले के लिए ये हो जाता है सेकेंड, और डी वाले का फर्स्ट है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बनेगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। इस प्रकार से इनका मिलान यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। प्लास्टिक के संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चुनाव इसमें कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो प्लास्टिक के संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। ताप सुनम्य बारंबार सांचों में ढाले जा सकते हैं, और दूसरा है उष्मा स्थितिक प्लास्टिक गर्म करने पर पिघलाए जा सकते हैं। बैकेलाइट यहाँ पर ताप सुनम्य का उदाहरण है, और पॉलिथीन और पीवीसी उष्मा स्थितिक प्लास्टिक के उदाहरण है। तो देखिए यदि हम प्लास्टिक की बात करें तो कुछ प्लास्टिक जो होते हैं थर्मोप्लास्टिक होते हैं और एक थर्मोसेटिंग होते हैं। दोनों में अंतर इतना होता है कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनको जब हम गर्म करते हैं तो मुलायम बन जाते हैं, और ठंडा करते हैं तो ठोस हो जाते हैं। पर थर्मोसेटिंग जो होते हैं ये एक बार गर्म करने पर समय मुलायम हो जाते हैं, परंतु फिर ताप बढ़ाने पर ये ठोस और कठोर और दृढ़ ही रहते हैं। तो ये थर्मोसेटिंग है होते हैं। जैसे हमारा जो कुकर का हत्ता होता है ना, तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। एक बार जब बनाया गया था तभी वो पिघला हुआ था और नरम हुआ था, और अब वो कितना भी गर्म होगा वो नरम नहीं होता है। परंतु कुछ दूसरे प्लास्टिक जो होते हैं इनको फिर पिघलाते हैं, ये नरम हो जाते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक जो होते हैं ताप सुनम्य कहलाते हैं, जिन्हें हम थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस प्रश्न में हमारा उत्तर होगा कि ताप सुनम्य बारंबार सांचों में ढाले जा सकते हैं, लेकिन थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं बार बार गर्म करने पर ये मुलायम किए जा सकते हैं, पर जिनकी सेटिंग यानी कि थर्मोसेटिंग हो जाते हैं वो बार बार मुलायम नहीं होते, वो कठोर ही बने रहते हैं। तो फर्स्ट विकल्प इसमें यहाँ पर सही रहेगा। किसी खरगोश की अधिकतम दूरी यहाँ पर जो है गति जो है वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि उसे 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो वह कितनी दूरी कितने मिनट में तय करेगा। वह जितना तेज हो सके दौड़ सके, है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो खरगोश है, तो खरगोश की यदि हम गति की बात करें तो उसकी जो चाल यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, तो चाल यहाँ पर यदि देखें तो उसकी चाल यहाँ पर है 56 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। ये इसकी चाल है, और चाल बराबर हम जानते हैं जो होता है सूत्र हमारा दूरी बटा यहाँ पर समय, इसका सूत्र होता है। तो चाल को यदि हम यहाँ पर किलोमीटर है और प्रति घंटे है, तो हम यहाँ पर यदि इसे मिनट में भी कन्वर्ट करें तो इसका कैलकुलेशन हम यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना है समय। तो यहाँ पर यदि हम 56 और यदि इसे घंटे में ही रहने दें तो ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा, है ना। और दूरी यहाँ पर 2.5 हो जाएगी, बटे यहाँ पर समय को हम टी कर लेते हैं, तो इसे हमें ज्ञात करना है। अब देखिए 56 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमें उत्तर मिनट में दे रखा है, तो यहाँ पर हम 56 बटे 60 कर सकते हैं। तो ऊपर तो किलोमीटर ही रहेगा, और यहाँ पर हमारा जो समय है वो मिनट में बदल गया है ना। और यहाँ पर जो है ये है, तो 60 का इधर गुना कर देंगे 56 का यहाँ, और टी को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर टी बराबर जो है वो हो जाता है 2.5 गुणित 60, और नीचे हमारा जो है 56। ये इनका कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे। देखिए ये किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में, और ये मिनट में है, क्योंकि हमने घंटे को मिनट में बदल लिया। यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर जो टी का मान निकल के आता है वो 2.67 के करीब में आएगा। तो इसे हम लगभग 3 मिनट यहाँ पर मान सकते हैं, और इसमें फर्स्ट विकल्प जो होगा वो इसमें उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि एलिसा
बुखार से पीड़ित है और उसकी सहेली से उसका ताप रोग विषयक तापमान भी देखा और पाया गया कि वह 101 डिग्री और दाईं और 2 भाग अधिक है और 2 बड़ी रेखाओं के बीच में 5 भाग है, तो उसका तापमान जो होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए जो उसकी सहेली के द्वारा जो तापमापी है उसमें यदि हम देखें तो यहाँ पर तापमापी के अंदर ये यहाँ पर 101 डिग्री उसको बुखार का पैमाना है तापमापी में, और यहाँ पर जो है अगला जो है 102 डिग्री सेंटीग्रेड है और 101 और 2 के बीच में 2 बड़ी रेखाओं के बीच में 5 भाग है, यानी कि यहाँ 101 डिग्री होगा तो यहाँ 102 डिग्री होगा और इनके बीच में 5 भाग किए गए हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 भाग इस प्रकार से हम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा जो है 1 डिग्री का गैप है ना, और 1 डिग्री को यदि हम देखें तो इसका हर हिस्सा, जैसे मान लीजिए कि ये इतना जो भाग है ये 0.2 के बराबर है, ये भी 0.2 के बराबर है, ये भी 0.2 के बराबर है, क्योंकि 1 डिग्री में यदि हम देखेंगे तो 5 भाग बनते हैं और 5 भाग को यदि हम देखें तो 0.2 का प्रत्येक भाग इसमें रहेगा। तो यहाँ पर 2 बड़ी रेखाओं के बीच में 5 भाग हैं और 101 डिग्री सेंटीग्रेड और दाईं ओर के 2 भाग अधिक है। तो देखिए एक भाग ये और एक भाग ये, 2 भाग और अधिक कर देते हैं 101 में प्लस करके, है ना। तो देखिए 0.2 प्लस 0.2 तो यहाँ पर 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से पहला विकल्प जो होगा ये इसमें उत्तर हो जाता है। अपनी सुरक्षा निश्चित करने के लिए तड़ित झंझा बादलों के दौरान कौन सा मानव क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें तार वाले फोन से बातचीत नहीं करना, जमीन पर उखड़ो बैठना, मोबाइल का उपयोग करना, छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेना। तो फर्स्ट विकल्प हो जाएगा तार वाले फोन से बातचीत करना, फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर होगा। चलिए अगला अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किन में ध्वनि तरंगे जो है वो गति नहीं कर पाएंगे। लकड़ी के स्केल में, धातु के तार से, या कपड़े के धागे से, या फिर निर्वात से। तो ध्वनि तरंगों की यदि हम बात करें तो ध्वनि तरंगे जो होती है वो निर्वात के अंदर गमन नहीं करती है। तो यहाँ पर किसमें ध्वनि तरंगे जो है वो गति नहीं कर पाएंगी, तो हम कह सकते हैं कि वो निर्वात में गमन नहीं कर पाएंगी, गति नहीं कर पाएंगी। आगे अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, एक समान लंबाई के 25 सेंटीमीटर और एक समान व्यास के 4 कांच के सिलेंडर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सिलेंडर ये है, अब में थोड़ा सा बराबर आकार का बने ना बने तो एक बात अलग है। तो यहाँ पर ये हमने 4 सिलेंडर लिए हैं और इनकी जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई व्यास सब कुछ बराबर है ना। अब देखिए इसे यदि हम ए बोलते हैं, यहाँ पर बी हो जाता है, सी हो जाता है, डी हो जाता है, और इसमें ए में हम तली से 5 सेंटीमीटर यानी कि जमीन से 5 सेंटीमीटर पर एक छेद करते हैं, और बी के अंदर हम 8 सेंटीमीटर पे करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, सी के अंदर हम 10 पर करते हैं, और डी के अंदर हम करते हैं 12 सेंटीमीटर पर। तो इस प्रकार इनमें छेद करे हुए, सब में पानी बराबर भरा हुआ था। जैसे छेद किया तो इनमें पानी जो था ये देखिए, तो अब किसका पानी जो है वो तेज गति से यानी कि तेज दूरी तक, अधिक दूरी तक बाहर निकलेगा। तो देखिए यदि हम इसमें पानी के लेवल की बात करें तो इसमें पानी यहां से निकल रहा है और इसके ऊपर इतना सारा पानी भरा हुआ रहेगा, तो यहाँ पर इस पानी का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, तो ये अधिक दूरी तय करेगा। इसमें थोड़ा सा पानी का लेवल यहाँ तक इतने ऊपर से भरा हुआ है, तो यहाँ पर इसका प्रेशर इसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम होगा, इसका थोड़ा सा प्रेशर और कम होगा, और इसका प्रेशर यहाँ पर और कम होगा क्योंकि इसका प्रेशर ऊपर कम है। तो यहाँ पर ये ए वाला जो होगा ये सबसे अधिक दूरी तक छेद से बाहर आता हुआ दिखाई देगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, स्तंभ ए में दिए गए जुगतों को स्तंभ बी ऑन के निर्माण है तो दी गई सामग्री से मिलान कीजिएगा। पिनहोल कैमरा है और बहुरूपदर्शी है, परिदर्शी है, न्यूटन का चक्र है। तो यहाँ पर यदि इनके मिलान की हम बात करें तो पिनहोल कैमरा जो है इसकी सामग्री के रूप में यहाँ पर रहेगा भिन्न आकार के 2 डिब्बे, एक पारदर्शी पर्दा, ये पिनहोल कैमरा रहेगा। बहुरूपदर्शी के लिए जो सामग्री यहाँ पर रहेगी वो इसमें रहेगी आयताकार दर्पण पट्टियां और एक गोलाकार
समतल दर्पण की तस्तरी, चूड़ियां और कुछ गत्ते, ट्यूब और चक्रिका। पारदर्शी के लिए यहाँ पर रहेंगे, सॉरी पारदर्शी नहीं, परिदर्शी है, 2 समतल दर्पण और एक कठोर गत्ते का डिब्बा। न्यूटन का चक्र जो है इसके लिए रहेगा वृत्तीय गत्ता जिसका ऊपरी हिस्सा 7 रंगों से पेंट किया गया हो, एक कील, ये न्यूटन का चक्र रहेगा। तो इस प्रकार से हम कर देंगे इनका मिलान और इसके लिए हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा, देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड। पिनहोल कैमरा ए को यहाँ पर मिलान किया गया है चौथे से, बी को मिलान किया गया है हमने तीसरे से, और सी को मिलान किया है यहाँ पर दूसरे से, डी को मिलान किया है फर्स्ट से। तो इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प नंबर 2 इसमें हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य केंद्र का कार्य नहीं है? तो यहां पर हमें देखना है केंद्र के कार्य को, और केंद्र का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए केंद्र के कार्य की यदि हम बात करें, कोशिकाओं को आकार एवं सुदृढ़ता प्रदान करना, दूसरा है जीन के रूप में जनक से संतति तक अभिलक्षणों को स्थानांतरित करना, एक नियंत्रक केंद्र की तरह कोशिका के क्रियाकलापों को नियंत्रित करना, और कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के मध्य में पदार्थों की गतिविधि को करना। तो यहां पर उत्तर हमारा जो रहेगा वो इसमें रहेगा फर्स्ट विकल्प। कोशिकाओं को आकार एवं सुदृढ़ता प्रदान करना, ये केंद्रक का कार्य इसमें नहीं रहेगा, और बाकी अन्य सभी जो हैं ये इसमें रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है, जीवाश्मी ईंधनों के विषय पर विद्यार्थियों की अपसारी सोच का आकलन करने हेतु करने के उदाहरण का प्रश्न निम्न में से कौन सा है? तो यहां पर हमें देखना है उस प्रश्न को जो विद्यार्थियों की अपसारी सोच का आकलन करने के उदाहरण के रूप में यहां पर रहेगा। तो यहां पर देखिए, जीवाश्मी ईंधनों की अपेक्षा सौर ऊर्जा के कोई 5 लाभ यहां पर लिखिए। कोयले के निर्माण में निहित चरणों को बताइए। और अगला है, पेट्रोलियम के प्रभावी आचरण का एक नामांकित चित्र बनाइए, और क्या होगा यदि पेट्रोल के सभी भंडार यहाँ पर हमारे समाप्त हो जाए। तो इसमें यदि हम अपसारी चिंतन की बात करें तो यहाँ पर चौथा विकल्प जो होगा वो इस प्रश्न का इसमें उत्तर होगा। अब देखिए अपसारी चिंतन जो होता है उसका मतलब यदि समझें तो अपसारी सोच या अपसारी चिंतन जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर हम बच्चों के सामने ऐसी समस्या रखते हैं और जिसका उत्तर बच्चे अपने समस्या समाधान कौशल के माध्यम से या समस्या समाधान के रूप में बच्चे जो होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं। और इसके एक से कई ज्यादा इसमें उत्तर हो सकते हैं क्योंकि हर बच्चा अपना अपना तर्क अलग देगा, उत्तर अलग देगा। तो इसमें इसे हम कहते हैं अपसारी सोच या अपसारी चिंतन, और इस प्रकार से हम बच्चों का आकलन करेंगे। चलिए आगे देखिए, विज्ञान के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वे ही दी गई सूचना के आधार पर अवलोकनों की व्याख्या करते हैं। वे भविष्य के अवलोकन निष्कर्षों के संदर्भ में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। वे प्रयोगाश्रित अवलोकनों के व्यापीकरण हैं और एक बार सिद्ध हो जाने पर सिद्धांत का निरुपण नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम उत्तर देखें इसमें तो ए बी, बी सी, सी डी या फिर है इसमें ए डी। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा ए और बी, ये जो रहेंगे। अब ए और बी को देखें तो ये कथन और ये कथन जो रहेंगे ये यहां पर हमारे लिए इसमें सही रहेंगे। चलिए आगे अगला प्रश्न आता है, एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा के 6 के विद्यार्थियों को निम्न कार्य करने के लिए दिए। एक उद्यान या नर्सरी, स्थलीय नर्सरी में जाइए, स्वस्थ पौधों की पहचान कीजिए, उन पौधों को स्वस्थ कहने के लिए कारण दीजिए। उस क्रियाकलाप में कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? अवलोकन करना, परिचालन परिभाषित करना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान लगाना, संप्रेषण करना, मापन करना, या फिर है पूर्वानुमान लगाना, वर्गीकरण करना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए अवलोकन करना, परिचालन परिभाषित करना आदि कौशलों को प्रोत्साहित इसमें किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विज्ञान के शिक्षण में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया नहीं है? एक शिक्षिका विभिन्न पशुओं को प्राकृतिक वास की वीडियो दिखाती है और एक शिक्षिका के प्रयोग द्वारा दर्शाती है कि एक धारावाही कुंडली के चारों ओर एक ही चुंबकीय क्षेत्र है। थर्ड है, उच्च तथा निम्न श्रेणी की संकल्पनाओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए एक शिक्षिका संकल्पनात्मक चित्रण प्रस्तुत करती है। और फोर्थ है, एक शिक्षिका भी वृत्तांत प्रश्न पूछती है
और उनकी व्याख्या ढूंढती है। तो देखिए कौन सी प्रक्रिया एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया यहाँ पर नहीं है, तो ये यहाँ पर एक व्याख्यात्मक जो नहीं होगी वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। एक शिक्षिका विवृत्तांत प्रश्न पूछती है और उनकी व्याख्या ढूंढती है। अब देखिए विवृत्तांत यहाँ पर हम बात करें तो विवृत्तांत क्या होता है, तो ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मुक्त अंत वाले प्रश्न जिनको हम कहते हैं, ये यहाँ पर पूछती है ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखना है सही कथन को। विज्ञान में लैंगिक क्षमता का अर्थ है विज्ञान में लड़कियां उतनी ही अच्छी हो जितने की लड़के, या विज्ञान में लैंगिक क्षमता से तात्पर्य है लड़कियों और लड़कों के दोनों के बीच लैंगिक प्रतिबंध हटा दिए जाए, और विज्ञान में लैंगिक क्षमता का उद्देश्य लड़कियों के लिए विज्ञान को अधिक आकर्षक बनाया जाए। विज्ञान में लैंगिक क्षमता उद्देश्य एकल लैंगिक विद्यालयों में सृजन करना है। तो यहां पर उत्तर हो जाता है सेकेंड नंबर। विज्ञान में लैंगिक क्षमता से मतलब होगा लड़के लड़कियों के बीच दोनों के बीच लैंगिक प्रतिबंध हटा लिए जाएं। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा, लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती, लड़के ऐसे नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की लैंगिक क्षमता यदि हम देखें ये प्रतिबंध हट जाएंगे तो दोनों इक्वल माने जाएंगे। आगे देखिए निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव इसमें करना है। यहाँ पर कथन दे रखे हैं S1 के रूप में, S2 के रूप में। विज्ञान संकल्पनाओं के संदर्भ में बच्चों के विचार प्राय प्रकरण विशिष्ट होते हैं, ये विरोधाभासी भी हो सकते हैं। S2 यहाँ पर विज्ञान में बच्चों की वैकल्पिक संकल्पनाएं कार्य से कारण तक एक रेखीय विमोचन को यहाँ पर दर्शाती है। तो कौन सा यहाँ पर कथन सही है, S1 है, S2 है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? तो यहाँ पर दोनों ही कथन जो होंगे वो सही होंगे, S1 और S2 दोनों ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा आता है एक विद्यार्थी ने A तथा B अंकित परखनलियों में एक चुटकी हल्दी डाली और उसने निम्न कथन अपनी कॉपी में लिखे। S1 विलेन का रंग A लाल हो गया, विलेन B में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विलेन A एक क्षार है, विलेन B एक अम्ल है। अम्ल क्षारकों लवणों को विभेदन के लिए हल्दी का प्रयोग किया जा सकता है। निम्न से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर S1 अवलोकन है और S2 यहाँ पर निष्कर्ष है, यानी कि जब हम हल्दी को डालते हैं उसका अवलोकन करते हैं, एक लाल हो जाता है, एक में परिवर्तन नहीं होता है, और दूसरा उसका निष्कर्ष निकलता है कि ये एक क्षार है और ये एक यहाँ पर अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो इसमें यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही उत्तर। S1 अवलोकन है तथा S2 निष्कर्ष है। और देखिए हल्दी जो है ये एक प्राकृतिक संकेतक भी माना जाता है, इंडिकेटर भी माना जाता है अम्ल क्षार सूचक के रूप में। हाँ, तो दूसरा विकल्प इसमें उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा प्रश्न एक विवृत्तांत प्रश्न है? विवृत्तांत का मतलब हम समझ चुके हैं, मुक्त अंत वाला प्रश्न। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही पृष्ठ क्यों देख पाते हैं? चंद्रमा का आकार प्रतिदिन क्यों परिवर्तित होता है? चंद्र ग्रहण के समय क्या होता है? या क्या होगा यदि चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि भिन्न भिन्न हो जाए? तो देखिए यहाँ पर मुक्त अंत के प्रश्न के रूप में हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि होगा क्या होगा यदि चंद्रमा के घूर्णन परिक्रमण की अवधि भिन्न भिन्न हो जाए। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से क्या विज्ञान के संदर्भ में अधिगम के लिए आकलन को दर्शाता है? ओलंपियाड है, अनुसंधानिक परियोजनाएं हैं, वार्षिक परीक्षाएं, या फिर क्विज परीक्षाएं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विज्ञान के संदर्भ में अधिगम के लिए आकलन को दर्शाता है वो यहाँ पर रहेगा अनुसंधानिक प्रयोजन, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये हमारा इसमें उत्तर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो प्रश्न थे उसमें एक और प्रश्न हमारा बाकी है, लास्ट वाला क्वेश्चन। निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभी कथन दे रखा है विज्ञान के शिक्षकों को कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। कारण फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर R1 के रूप में। हाँ, क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक विषय सीखने वालों में बहुल परिप्रेक्ष्यों में तर्क वितर्क कौशल को प्रोत्साहित करता है। कारण 2 है यहाँ पर नहीं, क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक विषय प्राय विवादास्पद होते हैं और उनमें बहुल परिप्रेक्ष्य निहित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अभिकथन है इसके लिए A सही है और A का सही स्पष्टीकरण R1 है ना? तो यही इसमें उत्तर बन जाएगा फर्स्ट वाला विकल्प।
तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं ना। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।